फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, नॉन टैग भी होगा और टैग भी होगा। इससे पहले मैंने टॉप 100 का मैंने वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसकी लिंक, एक बार उसको देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बनाया था वो मैंने, 1 घंटे का पूरा। ठीक है, उसको देख लेना। टॉप 100 100 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पे DFCCIL का दूसरा वीडियो है, देखो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपके करंट अफेयर्स है, जो भी कुछ आएगा वो मैं सब मिक्स लेके आया हूँ। हिंदी में रहेगा ये, मतलब इंग्लिश में टेक्निकल है और हिंदी में नॉन टेक है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए इसका आंसर हरिका द्रोणावली, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन्होंने मतलब BCCI, ठीक है, BCC में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही हैं ये। और किससे रिलेटेड हैं ये? शतरंज से हैं। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी हैं ये, इंपॉर्टेंट है। और अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जो क्या कहते हैं, भारतीय मूल के जो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं, वो कौन बने हुए हैं पता है? वो बने अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा बने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोनेरू हम्पी। चलो देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, आभासी पुरस्कार समारोह की मेजबानी BCC के महानिदेशक टिम डेवी ने की। तो BCC के जो महानिदेशक अगर पूछे जाएँ तो टिम डेवी। ठीक है, अनुभवी एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी मिली है। 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनु भास्कर इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने वर्ष के उभरते खिलाड़ी अवार्ड को विजेता का खिताब दिया। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए क्वेश्चन, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 का क्या कहता है? क्या कहता है भाई? लोकसभा और राज्यसभा की, देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा फालतू समय है नहीं। तो देखो ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। यहाँ पे ये देखो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति समय सीमा स्तर 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। एक ये है। लोकसभा और राज्य विधान भाषाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया है। ठीक है, तो ये इसका 1 और 2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा की SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 100 देखो और 101वां संविधान संशोधन अब पूछे जाए तो किससे? GST से। ठीक है, GST फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स सर्विस टैक्स होती है। ठीक है, तो 2017 से इसका चालू, 2017 से। तो देखिए भाई यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें क्या कर रहा है? 130 यहाँ पे क्या है इसका देखो, 2019 के अधिनियम से है तहत अनुच्छेद 15 से 16 इसको संविधान में शामिल किया गया है। ये राज्य को भारत सरकार में सिविल पदों और सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ठीक है, EWS और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, और इसमें मतलब EWS को मतलब 10% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये है। तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी से क्वेश्चन आते हैं। तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि चोरी चोरा, देखो अगर है क्योंकि चोरी चोरा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक को हो गया। ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये चोरी चोरा जो हत्याकांड है ना, चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है, ये हुई थी आपकी कितनी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी ये घटना। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, ये गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था
और इसमें क्या है कि एक पुलिस स्टेशन में, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसमें आग लगा दी, ठीक है, उसमें आग लगा दी थी और 22 पुलिस थे ना, पुलिसकर्मी, वो उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल लिख रखी है मैंने, इसीलिए यहाँ देखिए, पूरे आंदोलन में अचानक बंद कर दिया गया था। गांधी जी 11 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इससे पहले 5 फरवरी को गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चलो आगे देखते हैं। देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन करेंगे। चलो भी देखते हैं। ABC एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ A+B+C 16 दिन में करते हैं। AB, एक मिनट रुकना। चलिए भी इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, यहाँ से कर रहे हैं भाई। A+B+C 16 दिन में, और A+B कितने दिन में कर रहेगा, इसमें कह रहा है उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, A 30 दिन में करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है BC उसका 20 दिन में करते हैं, तो B और C कितने हैं, 20 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 240, ठीक है। अब 16 का भाग दोगे 240 में तो कितनी बार कटेगा, 15 बार, तो 15 एफिशिएंसी आ गई इसकी। इसके बाद इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 30, तो ये हो जाएगी 8, ठीक है। इधर इसकी एफिशिएंसी आ गई BC की, वो हो जाएगी कितनी, 12, ठीक है। तो A+B+ हमारे पास देखो, A+B+C बराबर कितना है, 15 है टोटल। तो हमें क्या निकालना है, AC का वर्ग निकालना है फाइनल में, AC। तो A बराबर निकालना है, तो BC का मान कितना है हमारे पास, देखो BC का मान देखो कितना, 8 है। तो A का मान कितना निकलेगा, 15 में से 8 गए तो 7, ठीक है, 7 निकल जाएगा। और यही उसके बाद A+B+C में अगर आप C का मान निकालोगे तो A+B का मान रख दोगे, 8 रख दोगे, ठीक है। तो C का मान, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3, ठीक है, इतना तो निकाल लोगे। और दोनों कितने हो गए, 10 हो गए टोटल वर्क, तो 240 में हम 10 का भाग दे देंगे, 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक है। तो इसका 24 आंसर इसका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना सभी को, ठीक है। नहीं आए तो बताना कि नहीं आया, तो मैं करा दूंगा। 6400 रुपये की एक धनराशि को 1.5 वर्षों के लिए 24% की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज पर निवेशित किया गया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताना है, ठीक है, सभी को। क्या आंसर निकला, ABC में से क्या आंसर निकलेगा आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो भाई, द वेलोसिटी ऑफ विजिबल रेज हाईएस्ट इन, बताइए क्या हो। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, द वेलोसिटी ऑफ विजिबल रेज इन हाईएस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे वाटर, एयर और वैक्यूम और ग्लास, ठीक है, तो ग्लास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ग्लास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जाइलम इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, द जाइलम इन प्लांट इन रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो देखो हमारा क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है। यहाँ पे भी बना दे रहा हूँ पेड़, ठीक है, छोटा सा बना दे रहा हूँ, इसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। पेड़ होता है, यहाँ पे प्लांट्स की तने होते हैं, तो जड़ों में जो पानी लगता है, ठीक है, वाटर लगता है, वाटर, वो कौन पहुँचाता है, वो जाइलम पहुँचाता है। जाइलम एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है, ठीक है। और खाना कौन पहुँचाता है, जैसे मान लो कि ये खाना फोटोसिंथेसिस से पत्तियाँ ग्रहण करती हैं, ठीक है, तो खाना फ्लोएम करके होता है, ठीक है, FLOAM, फ्लोएम टिश्यू होता है, उसके थ्रू मतलब इसमें खाना पहुंचता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो देखो बैक्टीरिया से होने वाले, देखो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टाइफाइड इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और देखते हैं आगे। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, सब लोग गलत करेंगे इसको। हॉर्स पावर वाट इन मीट्रिक सिस्टम, ठीक है,
इसने सीधे सीधे पूछा मीट्रिक सिस्टम पूछा, हम सबसे पहले इसको लगा देंगे, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम में 735.5 होता है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको, ये ऊपर वाला गलत है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे वर्क डन इज यूनिट टाइम, तो वर्क डन पी बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है, सबको पता है। तो इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर सेकंड होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो न्यूटन मीटर पर सेकंड होती है, 1 बराबर 1 होता है, या फिर 1 बराबर जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। MKS सिस्टम में यूनिट 1 किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, MKS में। और 1 हॉर्स पावर इन 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 4500 किलोग्राम फोर्स मीटर पर मिनट होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक हॉर्स पावर मीट्रिक में 735.5 वाट, और उसके बाद एक ब्रिटिश में अगर बात करी जाए, ठीक है, ये ब्रिटिश में होता है, हम लोग याद करते हैं, ब्रिटिश में होता है 746 वाट या फिर 0.746 वाट, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोवाट हो गया 1.34 हॉर्स पावर। चलिए आगे बताइए, देखो इम्पोर्टेंट है, द विड्थ ऑफ लेंथ रेशियो ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट का जो रेशियो होता है वो 1:√2 होता है, ठीक है, 1:√2 होता है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट, ड्राइंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे देखो डिज़ाइन में कुछ ड्राइंग शीट की कुछ डायमेंशन आपको बता रहा हूँ। A0 साइज़ होता है, उसका डायमेंशन होता है 841 गुणा 1189। A1 का होता है 594 841। A2 का होता है 420 से लेकर 594। A3 का होता है 297 से लेकर 420, ठीक है। और A4 साइज़ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, A4 साइज़, तो उसका याद रखना 210 से 297, ठीक है, 210 इंटू 297 होता है, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ देखो भाई, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन के लिए हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। तो वर्क डन इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन इट मूव्स द पॉइंट एप्लीकेशन थ्रू डिस्टेंस, तो सही है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क की, P बराबर W/T होता है, तो ये भी सही है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो मैं सारे बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 212 हो जाएगा, ठीक है, 212 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ है 212, 3 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे मैं सारे पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि सारी चीज़ें, देखो आपका वाटर है यहाँ पे, ठीक है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या है कि बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है एक, ठीक है, एक फ़ारेनहाइट में होता है, एक होता है केल्विन में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, जैसे बर्फ़ बनेगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो बनेगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट पे कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में होगा 373.15, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू याद रखना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब उसमें टेम्परेचर पूछे 0 डिग्री सेल्सियस में तो 100, फ़ारेनहाइट में पूछे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछे तो 373.15, ठीक है, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इफ़ द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट, ठीक है, सॉरी, पेशेंट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5, ये वाली इक्वेशन होती है। तो सेल्सियस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में आपको देना है, तो ये वाली इक्वेशन दोनों लगा देंगे। तो सेल्सियस कितना है 40/5 इजकल टू F माइनस 32/9, तो 5 8 40 हो गया 8, इसका गुणा इधर करेंगे तो 8 9 72, F माइनस 32, ठीक है। तो F बराबर कितना हो जाएगा 72, 3 4 7 3 10, ठीक है।
तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलो आगे देखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, ठीक है, कह रहा है इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, तो क्या आंसर होगा भाई इसका, बताइए। तो देखिए गुड रेजिडिटी होती है, रेजिस्टेंस ऑफ फायर होता है, उसके बाद लो कंडक्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है, तो तीनों ये सही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ एबव इसका सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट जो फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ होती है। हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मेथड थ्रू द वॉल, डोर, सीलिंग, ग्लास डोर टू रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ठीक है। द मटेरियल विच रेस्ट्रिक्ट्स सच हीट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या करा है, मटेरियल विच द रेस्ट्रिक्ट विच हीट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। मतलब कोई मटेरियल है, ठीक है, जैसे थर्मस आपने देखा होगा, थर्मस आपने देखा होगा ना, तो यहाँ पे अंदर की साइड में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। इससे क्या है कि हीट है वो तो जा नहीं पाती है और ना हीट यहाँ से निकल पाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या क्या होनी चाहिए वो आपको याद कर लो। देखो एक ऐसी क्वेश्चन जब आया करें ना तो एक पेज में लिख लिया करो, वहीं पे सब खत्म एकदम। तो प्रॉपर्टी इट्स लो कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस टू फायर होता है, लेस मॉइस्चराइजर एब्जॉर्प्शन होता है, गुड रिजिडिटी होती है, ऑडोरलेस होता है, ठीक है, वेपर परमेबिलिटी होता है, लाइट ऑफ वेट होता है, ठीक है, लाइट ऑफ वेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है हैमर मेड फ्रॉम वुड इज नॉन एज। तो हैमर होता है वुड का, जो हैमर बना होता है उसको हम मैलेट बोलते हैं, ठीक है, फिगर में यहाँ दिखा दूंगा, तो यहाँ पे मैलेट उसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिलर गेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिलर गेज इज यूज फॉर। तो फिलर गेज जो होता है वो चेकिंग द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। जैसे आप मैंने बहुत बार बताया है कि आपने बियरिंग है, ठीक है, यहाँ पे बियरिंग बनी है, यहाँ पे बॉल्स बनी है, ठीक है, ये बॉल्स हैं और ये बॉल्स होती हैं क्रोम स्टील की बनी होती हैं, क्रोम स्टील, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो गैप है, इस जगह पे जो गैप है, देखो इस जगह पे बता रहा हूँ मैं, इस जगह पे जो गैप है, ठीक है, गैप, इसको हम फिलर गेज से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सारे जो मेजरमेंट डिवाइस हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। डबल एंडेड प्लग गेज होता है, यूज फॉर चेकिंग द डायमीटर ऑफ स्ट्रेट होल, द गो गेज चेकिंग द लोअर लिमिट ऑफ ए स्ट्रेट होल एंड द नो गेज चेक द अपर लिमिट, ठीक है। प्लेन यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो गया, ठीक है। प्लेन रिंग गेज होता है, रिंग गेज से क्या करते हैं हम, यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द वर्क पीसेस, ठीक है, मतलब हम डायमीटर ऑफ वर्क पीसेस की हम रिंग गेज से चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे टेपर प्लग गेज, ठीक है। यहाँ देखिए टेपर प्लग गेज से हम क्या करते हैं, यूज द चेक द साइज ऑफ द होल एंड द एक्यूरेसी ऑफ द टेपर होल, ठीक है। टेपर रिंग्स होता है, टेपर रिंग्स में क्या करते हैं, यूज द चेकिंग बोथ एक्यूरेसी एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए टेपर। थ्रेड प्लग में क्या करते हैं, थ्रेड प्लग से यूज द चेकिंग द फॉर्म एंड डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ द इंटरनल थ्रेड्स। तो ये हम चीज़ें चेक करते हैं। यहाँ पे देखो और थ्रेड रिंग गेज, रिंग गेज से क्या करते हैं, यूज द चेक ऑफ द फॉर्म एंड द डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। स्नैप गेज होता है, उससे क्या करेंगे, यूज एज क्विक मीन्स फॉर चेकिंग साइज विद सर्टेन लिमिट बाई कंपेयरिंग द साइज ऑफ द पार्ट्स विद ओपनिंग ऑफ द गेज, स्नैप गेज से। तो स्नैप गेज मैंने आपको बताया था इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का होता है स्नैप गेज, स्नैप गेज इस तरीके का होता है। तो हम आउटसाइड डायमीटर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें फंसा के इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। देखो द इक्विपमेंट यूज फॉर गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में देखो एसलिन गैस होती यूज करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एसलिन सिलेंडर जो बना होता है वो मरून कलर का होता है, मरून कलर, ये भी आता है क्वेश्चन। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर रेगुलेटर ये भी होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो बना होता है वो
ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, BLACK, ब्लैक कलर का। आगे देखते हैं, वेल्डिंग टॉर्च भी होती है, ठीक है, वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग टॉर्च भी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो गैस वेल्डिंग में यहाँ पे इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट, इट इज़ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मिक्सचर इन द करेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे एक देखो C2H2 होती है और ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पे रेशियो में जैसे न्यूट्रल फ्लेम हो गया, न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होती है तो 1.5 से लेके 1 होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है O2 वो ज़्यादा होती है, और C2H2 होती है, C2H2 वो कम होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो, वेल्डिंग में हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन गैस सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, ऑक्सीजन गैस होज ब्लैक ग्रीन, एसिटिलीन होता है वो मरून होता है, वेल्डिंग टॉर्च हो गई, ब्लो पाइप हो गया, सेट ऑफ द नोजल हो गया, गैस लाइटर हो गया, और ट्रैली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलो बाकी और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या क्या, ये सेट ऑफ की, स्नैपर्स, फिलर रॉड एंड फ्लक्स, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, वेल्डर, लेदर एप्रन, ग्लोव्स एंड गोगल्स, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम वेल्डिंग करते समय। सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास A एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे 5 टाइप की वो होती हैं फायर, ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो क्लास A की जो फायर हो गई यहाँ पे, वो क्या करेगी भाई, यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी कंबुशन सच एज वुड एंड पेपर, ठीक है। तो इसका आंसर A हो जाएगा। वुड और पेपर में जो आग लगती है, ठीक है, लकड़ी होती है, लकड़ी और पेपर में जो आग लग जाती है ना, फायर लग जाएगी, तो क्लास A की फायर होती है वो, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखो कम थोड़ा दिखाई दे शायद, लेकिन देखो यहाँ पे क्लास ऑफ फायर लिखा हुआ है, टाइप ऑफ फायर लिखा है। तो क्लास A की जो फायर होती है ऑर्डिनरी किस किस में लगी होती है ये देखना, वुड और पेपर, क्लॉथ और रबर, ठीक है, ये होगी क्लास A की फायर। उसके बाद देखो क्लास B की फायर, क्लास B फायर में क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे मतलब होता है आपका ऑयल हो गया, ऑयल बेस्ड पेंट्स हो गई, सॉल्वेंट हो गया, तो ये क्लास B की फायर होती है। उसके बाद देखिए क्लास C की फायर, क्लास C की फायर होती है वो एनर्जाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगती है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में लग गई, सर्विस, मोटर, ट्रांसफार्मर, तो क्लास C की फायर हो जाती है इसमें, ठीक है। और क्लास D की फायर देखो, क्लास D की फायर जो होगी वो ये कंबस्टेबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, सोडियम, लिथियम, इसमें आग लग जाती है तो क्लास D की फायर होगी, ठीक है, मेटल्स में आग। क्लास E की में क्या है, कुकिंग ऑयल्स, ग्रीस सच एज एनिमल वेजिटेबल, ठीक है, तो एनिमल वेजिटेबल में अगर आग लग गई इस तरीके की, या कुकिंग ऑयल्स में, तो ये हो जाएगी क्लास E की फायर। तो यहाँ पे क्लास B की जो फायर है मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका पेट्रोल डीजल होता है ना, क्लास B की फायर पेट्रोल होता है, पेट्रोल और डीजल होता है, तो इसमें आग लग जाती है तो क्लास B की फायर में आती है, ठीक है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना इसको। देखो एक करंट 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रावे रजिस्टर ऑफ 2 ओम, व्हाट इज द पावर डिस्पैच इन द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे देखो जो पावर होती है P बराबर I² R होती है, ठीक है, P बराबर I² R होती है। तो हम हमारे यहाँ पे जो दिया है आपको, I बराबर कितना दे रखा है 0.5, ठीक है, और R बराबर आपको 2 दे रखा है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। तो पावर पूछिए, तो यहाँ पे I कितना है 0.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इंटू R कितना है 2, तो 0.25 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 वाट, ठीक है। तो ये दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो जहाँ तक है देखो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, जहाँ से 18 से 19 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, या जो भी है। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, लाइक कर देना, हो सके तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेके जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है, जहाँ तक आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।